स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीके जस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार STET के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र पर। ये ऐसा प्रश्न पत्र है जो सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके पहले मैंने आपको इस पे 2 सेट दिए थे, ये तीसरा सेट है और इसमें बिल्कुल उसी पैटर्न पर प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे ये प्रश्न अच्छे लगें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न को। एक बात और, हर प्रश्न को बोलने के बाद मैं आपको कुछ समय ज़रूर दूंगा इसको हल करने के लिए, लेकिन अगर आपको और समय की आवश्यकता होती है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप इसको देखें, हल करें और फिर आगे। पहला प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। दूसरा विकल्प है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। तीसरा विकल्प है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे और चौथा विकल्प है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर कोई विद्यार्थी आपसे कक्षा में पढ़ाते समय ऐसे प्रश्न पूछता है जो विषय से संबंधित नहीं है तो आपको क्या करना है वहां पे? इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। पहली बात तो ये कि आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो इससे पहला फायदा आपको ये होगा कि कक्षा में जो पढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, जो अभी आपने फ्लो पकड़ा हुआ है पढ़ाने का, जिस दिशा में आप चल रहे हैं उस दिशा में आप आराम से अपना काम पूरा कर पाएंगे। और दूसरी बात, बच्चे के अंदर जो कुतूहल छिपा हुआ है उसको भी समझना जरूरी है और उसको अगर आप मना कर देंगे प्रश्न पूछने से तो बच्चे के अंदर का कुतूहल कभी शांत नहीं होगा और बच्चे के अंदर जागरूकता आएगी नहीं। इसलिए आप उसको समय दें, कक्षा के बाद आप उसके प्रश्न को हल करें, आप उसको बताएं ताकि बच्चे में जिज्ञासा बनी रहे। अगला प्रश्न है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? 4 विकल्प हैं। चुने गए अध्ययन के द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा और घ है सस्वर अधिगम के द्वारा। आपको तय करना है कि आप कैसे अभिप्रेरित करना उचित समझते हैं। और इसका सही उत्तर है सस्वर अधिगम के द्वारा। अगला प्रश्न तर्क शक्ति पर आधारित है। ये प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आप देखें, यहाँ जो दिया गया है चिन्ह प्रश्नवाचक, आपको यहाँ पे मालूम करना है कौन सी संख्या आएगी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला है 67, दूसरा है 77, तीसरा है 47 और चौथा है 107। आप तय करें, आप इसको हल करें। अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप समय पूरा लें और इसको समझें और बनाएं। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, 77। अब आप देखें कि ये उत्तर कैसे आता है, किस सीरीज को फॉलो किया गया, यहाँ पे क्या पैटर्न है इसका आगे बढ़ने का। तो इसका सीरीज है, यहाँ देखिए आप, 5 स्क्वायर प्लस 15। इस 5 का स्क्वायर कर दिया गया है और उसमें 15 को जोड़ दिया गया तो आ गया 40। यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया गया, 81 हुआ, 81 9 जोड़ दिए हो गया 90। वैसे ही अगर आप इस 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 64 और 64 में आप जोड़ते हैं 13 तो आपका आंसर आता है ये 77। तो इसलिए आपका आंसर 77 सही होगा। अगला प्रश्न भी तर्क शक्ति पर आधारित ही है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा।
आप यहाँ देखिए, यहाँ दिया है चिन्ह प्रश्नवाचक। आपको ये तय करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। इसमें कुछ खास पैटर्न को फॉलो किया गया है। आपको पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न मालूम करना है कि किस अनुसार इसका यहाँ बदल रही है, फिर आपको उसका आंसर खोजना है। आपके सामने विकल्प हैं क 52, ख 49, ग 62 और घ 59। आप बताएं, आवश्यकता हो वीडियो पॉज कर लें और तब बनाएं। और इसका आंसर है विकल्प नंबर क 52। अब आप देखें कि ये 52 यहाँ कैसे आता है। इसका हल आपको हमने दिया है 5 स्क्वायर प्लस 6, अर्थात ये जो 5 है इसका स्क्वायर किया गया तो कितना होता है 25, और 25 में 6 जोड़ते हैं तो आएगा 31। उसके बाद 6 को हमने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद मैंने इसमें 8 जोड़ दिया तो कितना आता है 6 6 जा 36 और 8 जोड़ने पर कितना आएगा 44। बिल्कुल वैसे ही आप 7 का स्क्वायर करें, 7 7 जा होगा 49 और 49 में आप अगर 3 ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 52। अगला प्रश्न है, यदि सेंटर को CNR लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में हैप्पी को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। विकल्प नंबर क HPYHP, विकल्प नंबर ख YHPYA, विकल्प नंबर ग AHPYA और घ HPYAP। आप इसको हल करें। और इसका सही उत्तर है HPYHP। अब जरा समझें कि इसका आंसर HPYHP कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है सेंटर, इसमें से C जो सामने है पहला अक्षर C, उसके बाद एक लेटर छोड़ करके फिर N और फिर एक छोड़ करके R, इन तीनों को निकाल के यहाँ CNR और CNR के रूप में रिपीट कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट लेटर होगा H, फिर एक छोड़ने के बाद P और फिर एक छोड़ देंगे फिर Y और इसी को रिपीट कर देंगे, आंसर मारा जाएगा HPYHP। क्योंकि इसमें केवल 5 ही लेटर हैं इसीलिए इसमें भी केवल 5 दिए गए हैं। यहाँ जो वर्ड है ये 6 लेटर का है इसलिए इसका आंसर भी 6 लेटर में है, तो आपका आंसर होगा HPYHP। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। 4 विकल्प हैं। कुछ नहीं करेंगे, दूसरा उन्हें धन्यवाद देंगे, तीसरा उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे और चौथा उन्हें बदले में शुभकामना देंगे। आप बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसका सही आंसर है, यहाँ तो जगह छोटी पड़ जा रही है, उन्हें बदले में शुभकामना देंगे। उन्हें बदले में शुभकामना देंगे, ये सही आंसर होगा विकल्प नंबर घ। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते ये दायित्व बनता है हमारा कि हम विद्यार्थियों के बधाई पत्र के बदले में उन्हें शुभकामना दें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए 4 विकल्प हैं। शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, दूसरा है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान देंगे, तीसरा समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा और चौथा है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। और इसका सही आंसर है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऐसा करने से विद्यार्थी श्रम की स्फूर्ति का विकास कर पाएंगे, उनके अंदर श्रम के महत्व को समझने की क्षमता उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप 4 विकल्प है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। दूसरा विकल्प है, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। यहाँ विकल्प नंबर क लाल रंग में रह गया है, कोई बात नहीं। विकल्प नंबर ग है,
उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। और घ, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है। ऐसा करने से ये होगा कि उस छात्र की कक्षा में भाग लेने में सक्रियता बढ़ेगी और वह एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। अपनी इच्छा से वह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में भाग लेगा और उसका विकास हो सकेगा। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन सही हो सकता है। ख, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। विकल्प नंबर घ, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। और घ, ये सभी सही हैं। आपके अनुसार ऊपर जो वक्तव्य दिया गया है वह क्या हो सकता है? और इसका सही उत्तर है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है, लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। तो आपका उत्तर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रोहन खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? 4 विकल्प हैं। पहला, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। ख, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ग, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। विकल्प नंबर घ, उसे खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। और सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ऐसा करने से उस छात्र की जिज्ञासा शांत होगी और उसे और भी कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा और उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा का भरपूर विकास हो सकेगा। अगला प्रश्न है, सोफिया अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान दिया है की ओर संकेत करता है। बताना आपको कि यह किसकी ओर संकेत करता है। विकल्प नंबर क, सीखने के लिए आकलन। ख, आकलन के लिए सीखना। ग, आकलन का सीखना। और घ, सीखने का आकलन। यह किस ओर संकेत करता है? आपको चारों में से एक विकल्प चुनना है। और सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। छात्रों को भ्रमण पर ले जाने के बाद फिर वापस आकर उनसे उस क्षेत्र भ्रमण पर चर्चा करना इस ओर संकेत करता है कि छात्रों ने उस क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या उन्होंने अनुभव किए। इसलिए हमारा विकल्प का सही उत्तर है। इस प्रक्रिया में छात्र अपनी सीखी हुई जानकारी को अभिव्यक्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। विकल्प नंबर ख, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। ग, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और घ, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। और सही उत्तर है कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यहाँ प्रतिभाओं में आ की मात्रा छूट गई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आपका विकल्प नंबर घ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 4 विकल्प में से आपको चुनना है कि शिक्षार्थियों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 4 विकल्प हैं। क, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने।
ख अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। ग शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। और घ कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। और सही उत्तर है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर याद कर जाएं, रट जाएं, तो इससे नुकसान यह है कि वह अपने अंदर वास्तविक समझ को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर वास्तविक समझ कभी पैदा होगी ही नहीं और वह केवल रट कर ही आपको उत्तर दे पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो तो उन्हें याद करने के लिए नहीं, रटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए जोर देना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद खाली स्थान होना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना होना चाहिए या ग शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना चाहिए या घ समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। और सही उत्तर है विकल्प नंबर घ समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थियों में सीखने में जो रिक्तियां रह गई हैं उनको दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न फिर तर्क शक्ति पर आधारित है। बताना है आपको उपरोक्त आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है। 4 विकल्प हैं क 11, ख 12, ग 10 और घ 5। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर क 11। इस आकृति में कुल संख्या चतुर्भुजों की 11 है। आप एक बार खुद देख लें। आप देखें, काउंट करें। ये हो गई पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये कुल 5 आपको दिख रहे हैं। फिर आप देखते हैं पूरा एक चतुर्भुज यहां से लेकर यहां तक का है, 6 हो गए। फिर एक चतुर्भुज यहां से यहां तक जो आकृति है ये चारों तरफ से, ये हो गया 7। उसके बाद देखें एक चतुर्भुज बनता है यहां से लेकर के और यहां तक, ये हो गया 8। वैसे ही चतुर्भुज बनेगा यहाँ पे एक, इस पूरे एरिया को कवर करते हुए, ये हो गया 9। अब एक चतुर्भुज बनता है यहाँ पे, ये एरिया कवर करते हुए, ये हो गया 10। और एक चतुर्भुज बनता है यहाँ पे, इसको कवर करते हुए, ये हो गया 11। तो इस तरह से कुल 11 चतुर्भुज इसमें बनते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में IMTOL को JLVMO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BGKQU को क्या लिखा जाएगा। 4 विकल्प हैं DFMOW, CENPW, CFMOX, CFNOX। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ग CFMOX। आइए अब समझते हैं आंसर कैसे आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पहला लेटर I है। I के बाद आपने देखा कि I के बदले यहाँ J आया है, तो आप देखिए कि I 9वां अक्षर है और 10वां J, यानी कि एक बढ़ा IJ। और वैसे ही बिल्कुल M की बात करें तो M में एक माइनस कर दिया गया तो L आ गया, यानी कि एक प्लस और एक माइनस। दूसरे में T को देखते हैं, T के बाद भी आया है, यानी कि इसमें +2 किया गया है। तो बिल्कुल वैसी तरह से O के लिए M लिखने का प्रयास ये है कि यहाँ O से 2 माइनस किया गया
तो m आया। अब बात करें l की, तो l में हम इस बार 3 प्लस करने वाले हैं, क्योंकि यही सीरीज है +1 -1 +2 -2, और इस l में इस बार बारी है 3 प्लस करने की। तो बिल्कुल इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम देखें, उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ हमने देखा है कि CFMOX अर्थात B के बाद 1 प्लस, G के बाद 1 माइनस, K के बाद 2 प्लस, Q के पहले 2 माइनस और U में 3 हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया CFMOX। अगला प्रश्न है, नीचे की प्रत्येक संख्या सारणी में एक पद गलत है, उसे नीचे के 4 विकल्पों में से एक के रूप में दिया गया है। हर प्रश्न में यह पद ज्ञात करें। देखते हैं क्या प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, यह संख्या सीरीज दी गई है, संख्या सारणी, ये संख्याएं एक निश्चित क्रम के अनुसार आगे बढ़ रही हैं या घट रही हैं। आपको मालूम करना है कि वो कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए संख्या आगे की ओर बढ़ रही है, और इन सभी संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो उस निश्चित पैटर्न के साथ नहीं चलती है और वो गलत है। तो 4 विकल्पों के सामने हैं, क 62, ख 24, ग 6 और घ 0। यहाँ आपकी सुविधा के लिए हमने विकल्पों को ही लिख दिया है, 62, 24, 6 और 0। आपको मालूम करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसमें आपका उत्तर हो सकता है। और आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर क 62। ये जो 62 लिखा है ये गलत है, यहाँ पे संख्या 62 नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस बार इधर से शुरू करना होगा, इधर से शुरू करेंगे तभी आप सही उत्तर पर पहुंच पाएंगे। और ये थोड़ा सा जो यहाँ श्रृंखला बनाई गई है, यहाँ जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि नया हो। अगर आप एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आप एक्सपर्ट हो, आपके लिए आसान भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि पहले हमने 1 का यहाँ क्यूब किया है, 1 पर पावर 3, और 1 पे पावर 3 का हो गया 1, और फिर 1 कर दिया माइनस, यानी कि 1 को हमने यहाँ क्यूब किया 1 पे पावर 3 -1। बिल्कुल वैसे ही जो आप 6 देख रहे हैं इसमें है 2 पर पावर 3 और -1, तो फिर हमारा आ जाता है आंसर 6। और यहाँ 24 जो आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया कि 3 पर पावर 3 और -3, यानी 27 में से 3 गया 24। तो बिल्कुल उसी तरह अगर पैटर्न को फॉलो किया जाए तो हम यहाँ पे 4 का अगर पावर 3 देते हैं तो कितना होता है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, और 64 में से हम ये अगर ये 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है 60, यानी कि जहाँ पे लिखा गया है ये 62, यहाँ 60 होना चाहिए, इसलिए हमारा आंसर सही है 62। ये इस पैटर्न के विपरीत है या इससे अलग है। अगला प्रश्न है, आप इस सीरीज को देखें, 12, 23, 37, 49, 94, 73, 34, 21। आप यहाँ बताएं कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो बाकी संख्याओं से अलग है, जो उस खास पैटर्न को फॉलो नहीं करती जिसे बाकी सभी फॉलो करती हैं। 4 विकल्प हैं, क 94, ख 73, ग 34 और घ 21। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर ग 34। अब आइए जरा समझें कि ये 34 कैसे सही उत्तर हो सकता है। आप देखिए यहाँ भी थोड़ा सा अलग तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है। ये जो संख्या 12 है, इस 12 में 1 और 2 को इस अंत वाली संख्या में उलट दिया गया है।
21 कर दिया गया है। आप यहां देखिए 94 इस 49 के बदले यहां आया है, यानी कि 49 को हमने पलट दिया, संख्याओं को 94 हो गया। 37 को हमने उल्टा किया तो यहाँ 73 हो गया। लेकिन क्या 23 को पलटने के बाद आपका आंसर यहाँ 34 होना चाहिए कि 32 होना चाहिए? तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर ग 34। हमारा सही उत्तर 34 होगा। अगली संख्या सीरीज देखें आप। ये संख्याओं का क्रम है 1, 2, 9, 37, 64, 126 एंड 217। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। 4 विकल्प हैं, 2, 9, 37 और 65। और सही उत्तर है विकल्प नंबर ग 37। अब जरा आप समझें कि यहाँ ये आंसर कैसे हो सकता है। यहाँ आप संख्याओं को देखें, यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया गया है, यहाँ आप समझें पैटर्न क्या है। 0 पर पावर 3 + 1 = 1, जो 1 आप यहाँ देख रहे हैं, ये 1 इसी का है। अब यहाँ है 1 पर पावर 3 + 1 = 2, यहाँ आ गया है जो आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद 2 पर पावर 3 + 1 ये होता है 8 + 1 9, वो 9 आप यहाँ देख रहे हैं। उसी तरह से यहाँ होना चाहिए 3 पर पावर 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27 + 1 28, जबकि यहाँ लिखा हुआ है 37, जो गलत है। इसलिए हमारा आंसर होगा 37। आगे भी यही पैटर्न फॉलो किया गया है। अगला प्रश्न है, आपके सामने संख्या श्रृंखला दी गई है। 20 नंबर क्वेश्चन। 529, 361, 289, 171, 121 एंड 49। आपको बताना है कि इनमें से एक संख्या ऐसी कौन सी है जो बाकी संख्याओं से भिन्न है। जिस पैटर्न को फॉलो करके संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, कौन सी संख्या इसमें ऐसी है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। आपको पैटर्न तलाशना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। क है 361, ख 289, ग 171 और घ 121। और इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ग 171, अर्थात 171। अब आप ये देखें कि ये कैसे सही है। आइए जरा इनके आंसर पे गौर करें। ये संख्याएं जो ऊपर दी गई हैं 529, 361, 289, आप देखिए इनका यहाँ दिया हुआ है पैटर्न। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं की पूर्ण वर्ग हैं। शुरू किया है यहाँ पहले 23 से, तो 23 के बाद 19, 17, 13, 11 और 7, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और ये घटते क्रम में है। तो 23 का अगर आप करते हैं स्क्वायर तो होता है 529। उसके बाद जो अभाज्य संख्या है वह है 19, 23 से पहले। तो 19 का हमने किया यहाँ पूरा स्क्वायर वर्ग निकाला तो 361 हुआ। फिर हमने 17 का निकाला स्क्वायर तो हमारा हुआ 289। लेकिन अगर आप निकालते हैं 13 का, तो 13 का आप निकालेंगे तो आएगा 169, जबकि यहाँ पर दिया है 171, जो नियम के विपरीत है। आगे भी ऐसी ही संख्या फॉलो की गई है। 13 के पहले जो आती है अभाज्य संख्या वो है 11। इसका हमने किया स्क्वायर तो आया 121। फिर उसके बाद उससे पहले संख्या जो अभाज्य है वो है 7, उसका आता है 49। तो इस तरह से यहाँ जो पैटर्न फॉलो किया गया है उस हिसाब से ये 171 नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 170। क्वेश्चन नंबर 21। संख्याएं अलग अलग हैं, प्रश्न वही हैं। 0, 3, 8, 15, 27, 35, 48। यहाँ भी आपको वो सीरीज पकड़ना है, वो पैटर्न पकड़ना है जिस हिसाब से संख्या आगे बढ़ रही है।
और उसमें एक ऑड है, एक अलग है, बाकी से भिन्न है, आपको उसे खोजना है। चार विकल्प हैं क 15, ख 27, ग 35 और घ 48। और इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है 27, विकल्प नंबर ख। यहाँ समझिए, जो पैटर्न फॉलो किया गया इस संख्या को आगे बढ़ाने में वो क्या है कि 0 में हमने पहले 3 ऐड किया, उसके बाद 0 से बढ़ के 3 होता है, 3 में हमने 5 ऐड किया, 2 आगे बढ़ते हुए, तो 3 के बाद 5 के बाद 7 ऐड किया, तो 8 में 7 ऐड करने पे आता है 15, ये भी हो गया। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें 7 में और 2 ऐड करके तो 9 हमको ऐड करना है 15 में, और 9 जब हम ऐड करेंगे तो जो यहाँ लिखा है 27, यहाँ 27 ना होकर के क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और जब ये 24 होगा तो फिर इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए हम 11 ऐड करेंगे, तो 24 में 11 ऐड करने पे 35 आएगा। 35 में फिर हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, 13 ऐड करेंगे तो फिर 48 आएगा। तो बाकी सभी संख्याएं उस क्रम को फॉलो करती हैं, उस पैटर्न को फॉलो करती हैं, लेकिन ये जो विकल्प नंबर ख है 27, ये उस पैटर्न के अनुकूल नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो सीखने के अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। विकल्प हैं विकासवाद, व्यवहारवादी और रचनावादी और संज्ञानवादी। क्षमा करेंगे, यहाँ थोड़ा सा हमने पेज आगे बढ़ा दिया है, आपको शायद प्रश्न ना दिख रहा हो, इसलिए आपको मैं दिखाता हूँ प्रश्न फिर से एक बार। आपको बताना है कि वो कौन सिद्धांत है जो अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। यहाँ एक विकल्प विकासवाद है और आगे के 3 विकल्प आपको मैं फिर दिखाता हूँ एक बार। और सही उत्तर है व्यवहारवादी सिद्धांत। जो सिद्धांत पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, वह सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान रखेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है जानबूझ के। आपको मालूम करना है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो 4 विकल्प हैं, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ख विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ग उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, और घ गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना। आपको बताना है कि शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। और सही उत्तर है विकल्प नंबर ख विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? 4 विकल्प हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, और घ वे हमेशा सफल होते हैं। इनमें से कौन सही नहीं है? और सही उत्तर है विकल्प नंबर ख वे हमेशा सफल होते हैं। ये गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हर बार सफल हों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? विकल्प हैं, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ख व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ग अनअधीक्षण भी
सीखने का एक हिस्सा है, और घ सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और इसका सही उत्तर है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऐसा नहीं है, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन को सीखने का लक्षण माना जा सकता है, जबकि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यह गलत है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 4 विकल्प हैं। 1 सितंबर 1961, 2 सितंबर 1961, 1 सितंबर 1962 और 2 सितंबर 1962। और इसका सही उत्तर है 1 सितंबर 1961। आप जान जाएं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की आधिकारिक भाषा कौन सी है? 4 विकल्प हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सभी जो हैं एनसीईआरटी की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 4 विकल्प हैं। 84वें, 85वें, 86वें और 87वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कहता है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 21 क के ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 20 क, ख 21 क, ग 20 ख और घ 21 ख। और इसका सही आंसर है 21 क। 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का गठन कब हुआ? 4 विकल्प 1950, 1951, 1952, 1953। और सही उत्तर है 1952 में, विकल्प नंबर ग। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका नारा भी आप याद रख लें, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः सशरम धनु, अर्थात आगे सारे शास्त्र हों, पीछे बाण सहित धनुष। तो इस तरह से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।